दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। वार्षिक परीक्षा बायोलॉजी का आप लोग कह रहे थे कि भैया बायो का पेपर दिखाओ, तो आज के इस वीडियो में बायो का पेपर देखने वाले हैं। क्लास 11th जीव विज्ञान, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, यूके बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई भी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर का ये पेपर होता है। एनसीईआरटी पे जीजीवी इसका कोड है, कोड मिलता है तो सेम आएगा, नहीं मिलता है तब भी ज्यादातर क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। पेपर को पूरा देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है बच्चों। यहां पर आवश्यकता अनुसार उत्तरों की पुष्टि चित्रों के माध्यम से कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने। एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस पेपर में दिए हैं। काफी अच्छा पेपर है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। सबसे पहला यहां पर प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पीय में कि आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन, थायरॉक्स, एस्ट्रोजन, वैसोप्रेसिन या थायरॉक्सिन। तो इसका सही उत्तर है एड्रेनलिन। ये आपातकालीन हार्मोन होता है। जो एड्रेनलिन जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, वहां से स्रावित होता है। जो किडनी के ऊपर ग्रंथियां होती हैं वहां से ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसे आपातकालीन या संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किससे होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किससे होता है? अग्र मस्तिष्क द्वारा, मध्य मस्तिष्क द्वारा, पश्चिम मस्तिष्क द्वारा या फिर मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। तो इसका सही उत्तर है मेरु रज्जु द्वारा। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है इसका नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा होता है। अगला है प्रश्न, कौन सा धातु आयन पर्णहरिम का एक घटक है? कौन सा धातु आयन पर्णहरिम का एक घटक है? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर जिंक। तो इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम। जो पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु आयन होता है वो Mg2 पॉजिटिव होता है, मतलब मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हमारे पास कि रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग हेतु आवश्यक आयन कौन सा है? सोडियम पॉजिटिव आयन, कैल्शियम पॉजिटिव, जिंक पॉजिटिव या आयरन फेरस आयन। जिंक 2 पॉजिटिव या फेरस आयन। तो सही उत्तर है यहां पर Ca2 पॉजिटिव। जो Ca2 पॉजिटिव है ये रक्त स्कंदन में अहम भूमिका निभाता है, कैल्शियम आयन। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है? मनुष्य के वृक्क यानी कि ह्यूमन किडनीज जो होती हैं उनकी संरचनात्मक इकाई क्या है, मतलब उनकी संरचना किससे हुई है? पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन है मूत्र नली, तीसरा ऑप्शन है हेनेले लूप, चौथा ऑप्शन है बोमेन कैप्सूल। तो इसका सही उत्तर होगा ए नेफ्रॉन। जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर किडनी मिलती है, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर किडनी का निर्माण होता है, वृक्क या गुर्दे का निर्माण होता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? पहला वाला सही उत्तर हो गया नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित उत्सर्जी पदार्थों में सबसे कम विषैला, मतलब सबसे कम जहरीला पदार्थ कौन सा है? हम जानते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ सभी जहरीले होते हैं, इसमें सबसे कम जहरीला कौन सा होगा? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहणकर्ता कौन है? C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहणकर्ता कौन होता है, यहां पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है यहां पर PEP। ठीक है, PEP ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, यहां पर सही उत्तर होता है। उत्तर होगा C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहण करता है PEP। अगला है पेस मेकर का क्या कार्य है? पेस मेकर का क्या कार्य है? हृदय स्पंदन को प्रारंभ करना, हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाना, हृदय स्पंदन दर को घटाना या फिर हृदय को रुधिर आपूर्ति नियंत्रण करना। तो पेसमेकर का काम होता है हृदय स्पंदन की दर जो प्रारंभ होती है, जहां से शुरुआत होती है हार्ट बीट, वो होता है पेसमेकर। तो हृदय स्पंदन की दर को प्रारंभ करना, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, एड्रेनलिन से या फिर पीयूष ग्रंथि से। तो ये पिट्यूटरी के पश्च भाग से हार्मोन स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन। यहां पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किन कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं होता है? किन कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं होता है? यकृत कोशिका में, जनन कोशिका में, अस्थि कोशिका में या तंत्रिका कोशिका में? जैसा कि हम जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तो वहां पर सेंट्रियोल की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पैंक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल या फिर पीयूष। तो मिश्रित ग्रंथि होती है पैंक्रियाज या आग्नेयाशय। ये बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। ये एक मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अगला है कि ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? हम जानते हैं कि ब्लड हल्का सा क्षारीय होता है, तो 7 से अधिक होगा, 8 होगा लगभग।
सही उत्तर होगा जो रक्त का पीएच होगा वो कितना होगा 8 होगा। अगला है कि कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है जिसको सभी ग्रुप के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है तो उसको कोई भी रक्त दे सकता है। ए बी एक सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सर्वग्राही ग्रुप है। ठीक है, सर्वदाता कौन सा होता है ओ, सर्वग्राही कौन सा होता है ए बी। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित O2 का प्रतिशत कितना होता है। हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित O2 का प्रतिशत क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपको आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, ये कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होता है। 97%, 71%, 25% या 3%। क्या पूछा गया, हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित O2 यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। 97%, 71%, 25% या 3%। कमेंट करके तुरंत बताइए आप इसका उत्तर। ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था में यानी कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में ओल्ड एज में कैल्शियम आयन की कमी से अस्थियां भंगुर हो जाती हैं, इस रोग को क्या कहते हैं। आर्थराइटिस नहीं, गठिया नहीं कहते, अपतानिका, माइस्थेनिया ग्रेविस या ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम आयनों की कमी से वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, अस्थियां जिसमें भंगुर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम आयनों की कमी के कारण वृद्धावस्था में होता है। मानव का कशेरुक दंड यानी कि जो मानव का स्पाइनल कॉर्ड है वो कितनी अस्थियों का बना होता है। 30, 29, 27 या फिर 26, ये आपको बताना है। कितनी रीढ़ की जो हड्डी होती है, कशेरुक दंड होता है, ये तो अब आपको अगर ये नहीं क्वेश्चन पता होगा तो फिर आपको कुछ नहीं पता होगा। कमेंट करके बताओ कि मानव के कशेरुक दंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है वो कितनी हड्डियों का बना होता है। 30 हड्डियां, 29, 27 या फिर 26, 30, 29, 27 या 26। कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है कि लाल रुधिराणु मतलब आरबीसीज ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं। तो हम आपको बताना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक अम्ल या बाइकार्बोनेट्स। हम जानते हैं कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक उन टिश्यूज को, उन सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है जहां पर इनकी आवश्यकता होती है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि लैंगरहैंस दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पाई जाती हैं, मस्तिष्क में, आग्नेयाशय में, अंडाशय में या प्लीहा में। तो इसका सही उत्तर जो है वो होता है आग्नेयाशय में। जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये आग्नेयाशय यानी पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। आप कमेंट करके आप ये बताओ अगर बता सको कि लैंगरहैंस दीपिकाओं का कार्य क्या होता है, या फिर आग्नेयाशय में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। मोनोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स में, आरबीसीज में या इओसिनोफिल्स में। तो जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी वाला, सा वाला उत्तर सही है। आरबीसीज में केंद्रक नहीं होता है, शुरुआत में होता है लेकिन जब आरबीसी परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है तो वहां पर केंद्र का लोप हो जाता है, केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है। तो पूर्ण मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अगला है मनुष्य के कलाई, एक हाथ की कलाई यानी कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के एक हाथ की कलाई की हड्डियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7, 8, 9 या फिर 10। तो सही उत्तर यहां पर है क्या होगा, 8। यहां पर मनुष्य की जो कलाई होती है उसमें 8 हड्डियां होती हैं। अब 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है। पीयूष तो सबसे छोटी होती है, इसके बाद एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एक थाइमस ग्लैंड होती है, एक थायराइड होती है, एक पैराथायराइड होती है। अब आपको बताना है कि जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी होती है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगला है कि पेशियों में उपस्थित 2 प्रकार के प्रोटीन लिखिए। तो पेशियों में 2 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं जिनसे पेशियां कार्य करती हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन ये 2 प्रोटीन पेशियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की खोज में प्रयुक्त शैवाल कौन सा है। तो क्लोरेला नामक शैवाल इसकी खोज में प्रयुक्त किया जाता है। प्राणियों में पाए जाने वाले 2 श्वसनी वर्णकों के नाम बताइए। ठीक है, एक तो हीमोग्लोबिन मनुष्यों में पाया जाता है जो श्वसन में काम करता है, और एक आपको बताना है कि साइनोग्लोबिन शायद होता है जो समुद्री जीवों में पाया जाता है।
थोड़ा मैं भूल गया हूं, एक बार इसको चेक कर लेना। एक तो हीमोग्लोबिन है, दूसरा साइनोग्लोबिन है, एक बार चेक कर लेना। अगला प्रश्न है जो 2-2 नंबर के प्रश्न है, 6 प्रश्न है ऐसे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं हरित लवक के किस भाग में होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ड्रॉप किसे कहते हैं? रेड ड्रॉप किसे कहते हैं? वायु में वातावरण से फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करने वाले प्रमुख संवाही अंग कौन से हैं? ट्रैकिया, ठीक है, जो पूरा श्वसन तंत्र की जो नलियां होती है वो आपको बताना है। हृदय शूल एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? इस पर टिप्पणी लिखनी है, एनसीईआरटी के बुक में अलग सबसे लास्ट में सर्कुलेशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको। रीनल कैलकुलाई ये उत्सर्जन वाले चैप्टर में मिलेगा, जिसको पथरी भी कहते हैं, गुर्दे में पथरी पड़ना, उसी को रीनल कैलकुलाई कहते हैं। रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखिए तो ए बी ओ 4 रुधिर वर्ग होते हैं मेन, ठीक है, अलग अलग एंटीजन के हिसाब से, ये आप याद करेंगे। अब 3-3 नंबर के प्रश्न की C4 प्लांट्स की विशेषताएं बताइए। C4 प्लांट्स की विशेषताएं क्या है? अगला प्रश्न है कि फेफड़ों की आंतरिक संरचना बनाइए, ठीक है, एल्वियोलाई एल्वियोलस तक ट्रैकिया से होते हुए जाएंगे, चित्र याद कर लेना, तैयार कर लेना। धमनी और शिरा में 3 मुख्य अंतर, ठीक है, धमनियां ऊपरी सतह पर, धमनियां गहराई में पाई जाती हैं, शिराएं ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। ये जो धमनियां होती हैं ये शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, और जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो इस तरह से 3 अंतर याद कर लेंगे। एक वृक्क नालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ। वो जो नेफ्रॉन बनती है, हेनेले लूप, इस तरह से उसका डायग्राम आप तैयार कर लेंगे, सिंपल है, वीडियो भी पड़ा हुआ है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है ये आप बताएंगे। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आप टिप्पणी करेंगे। नहीं आता तो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं लिखना है तो हृदय की आंतरिक संरचना का केवल स्वच्छ चित्र बना दीजिए, नामांकित, लेबलिंग भी करनी है, कहां पे कौन सा पार्ट है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन की ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मनुष्य की एक हाथ में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं? रुधिर स्कंदन की क्रिया को समझाइए। जो ब्लड क्लोटिंग, जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो वो किस तरह से उसका जमना रुकता है, ये आपको बताना है। इसके बाद कार्डियक साइकिल क्या होता है, किस तरह से शुद्ध अशुद्ध रक्त हृदय से होता हुआ अंगों में और अंगों से होता हुआ हृदय में जाता है, ये कार्डियक साइकिल में आप बताएंगे। इसके बाद थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। थायराइड की अल्प सक्रियता यानी हाइपोसिक्रीशन और अतिक्रियाशीलता यानी हाइपर सिक्रीशन द्वारा होने वाले रोगों का वर्णन करो। नहीं आता ये क्वेश्चन तो मनुष्य के आंतरिक कर्ण कला गहन की संरचना एवं कार्य लिखो। 5 नंबर का अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। नहीं आता तो प्रकाश संश्लेषण बता दो, चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल जाता है सबसे लास्ट इस पेपर में कि श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग की क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। किस तरह से डायफ्राम ऊपर नीचे जाता है, किस तरह से फेफड़ों में ऑक्सीजन भरती है, खाली होती है, कितना टाइम लगता है, क्या रेट होती है, कितना दर्द होता है, ये सारी चीजें श्वासोच्छ्वास में आप बताएंगे। ये नहीं करना चाहते तो आपको एक मिला है कि हृदय में रक्त परिसंचरण की क्रिया विधि बताइए। जो हृदय है उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रिया बताइए। तो ये पूरा पेपर था, बिल्कुल अच्छा पेपर है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, बाकी छोटे छोटे प्रश्न है, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक है। जैसे जो हृदय वाला चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे, उत्सर्जन वाला चैप्टर प्रकाश संश्लेषण बॉटनी में पढ़ेंगे, पौधों वाले में C4 C3 पादप, हृदय शूल, रीनल कैलकुलाई, रुधिर वर्ग, बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी गई हैं। सो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन करो, वहां पर सारी अपडेट्स आपको मिलेंगे। बाकी भी मॉडल पेपर अलग अलग कोड के मैं लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे मॉडल पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप ये क्यों बोलते हो कि भैया बिल्कुल सेम आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सेम नहीं भी आएगा तब भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2-3 मॉडल पेपर सॉल्व कर लो, पेपर में 70 में 70 आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल क्वेश्चंस हैं, मॉडल पेपर है, इसकी हेल्प से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन करो, पीडीएफ में डाल रहा हूं अभी।